नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। बिल्कुल टाइम हो गया है और आ चुके हैं हम। और आप सभी का स्वागत है, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं सबको गुड आफ्टरनून, जय जोहर, जय श्री राम, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है। फटाफट वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। और हमारी जो बायोलॉजी की जो सीरीज चल रही थी हर संडे वाली, बायोलॉजी विद डायग्राम, उसका आज दूसरा पोर्शन है। पिछली क्लास के अंदर अपन ने डाइजेशन सिस्टम के बारे में पढ़ा था। आज अपन जो पढ़ने वाले हैं वो एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं, उत्सर्जन तंत्र के बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। तो बिल्कुल हो जाइए तैयार। अपन बात करने वाले हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में, उत्सर्जन तंत्र के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए भाई, उत्सर्जन तंत्र की हमारी बॉडी में आवश्यकता क्यों होती है, हमारी बॉडी के अंदर उत्सर्जन तंत्र क्यों जरूरी होता है। जब हम इसकी बात करते हैं ना कि उत्सर्जन तंत्र की आवश्यकता की बात करते हैं, तो क्या होता है कि जो हमारे प्रोटीन उपापचय होते हैं, देखो प्रोटीन के उपापचय से याद रख लेना, जब प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म होता है, प्रोटीन का यूं कहें ऑक्सीडेशन होता है, तो प्रोटीन के उपापचय से क्या बनते हैं, नाइट्रोजन अपशिष्ट बनते हैं। कौन बनते हैं? नाइट्रोजन अपशिष्ट बनते हैं। नाइट्रोजन अपशिष्ट कौन कौन होते हैं? तो नाइट्रोजन अपशिष्ट लाइक यूरिया होता है, अमोनिया होता है, यूरिक अम्ल होता है, क्रिएटिनिन होता है, ये सब बनते हैं। तो इन नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थों को क्या करना पड़ता है, तो इनको हमारे शरीर से क्या निकालना पड़ता है, बाहर निकालना पड़ता है। और शरीर से बाहर निकालने के लिए फिर एक अलग से हमारा एक सिस्टम आता है, और वो हमारा कौन सा आता है? एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है। अगर हम कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट के उपापचय से या कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीडेशन से CO2 बनती है, H2O बनता है। तो H2O तो हमारी बॉडी में काम आ जाता है, लेकिन जो CO2 होता है ना, उस CO2 को रेस्पिरेटरी सिस्टम के द्वारा क्या कर दिया जाता है? बाहर कर दिया जाता है। श्वसन तंत्र के अंदर फेफड़ों की सहायता से, ब्लड की सहायता से उसको क्या कर दिया जाता है? शरीर से बाहर कर दिया जाता है। लेकिन जो नाइट्रोजन अपशिष्ट होते हैं ना, ये हमारे ब्लड के अंदर रहते हैं, और इनको बाहर करने के लिए फिर हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम की आवश्यकता होती है। तो हम बात करने वाले हैं उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र हमारी बॉडी के अंदर कहाँ है, कौन से इसके पोर्शन, इसके कौन से ऑर्गन होते हैं, इनके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। तो देखो, उत्सर्जन तंत्र का एक सबसे बड़ा ऑर्गन आता है, सबसे बड़ा अंग आता है कौन? वृक्क। कौन आता है? किडनी आता है। इस किडनी से कौन निकलती है? यूरेटर निकलती है, मूत्रवाहिनी निकलती है। और ये मूत्रवाहिनी जो किडनी के द्वारा मूत्र का निर्माण होता है, उस मूत्रवाहिनी, ये मूत्रवाहिनी यूरिनरी ब्लेडर के अंदर लाके, मूत्राशय के अंदर लाके इसको क्या कर देती है? छोड़ देती है। और ये जो मूत्राशय होता है ना, ये यूरेथ्रा के द्वारा यानी मूत्र मार्ग के द्वारा क्या कर देता है? इसको शरीर से बाहर भेज देता है। और अगर हम बात करें कि कौन से नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, उनके बारे में भी अपन डिस्कस करेंगे हम। क्लियर है? शाम में आज संडे है इसलिए क्लास नहीं होगी, कल क्लास होगी 6 बजे। इसके अंदर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम हम लेंगे। कौन सा तंत्र लेने वाले हैं हम? कल पाचन तंत्र लेने वाले हैं। ठीक है भाई? तो अब सुनो मेरी बात, कौन कौन है यहाँ पे? तो कि किडनी रहेगी हमारे एक जोड़ी, लेफ्ट और राइट किडनी की बात करेंगे। किडनी से कौन निकलती है? यूरेटर निकलती है, यानी किडनी से कौन निकलती है? मूत्रवाहिनी निकलती है। वृक्क से कौन निकलता है? तो कि वृक्क से हमारा जो निकलता है मूत्रवाहिनी। और मूत्रवाहिनी जो होती है ना, ये कहाँ जाके खुलती है? तो कि मूत्रवाहिनी एक थैली नुमा संरचना में जाकर खुलती है, मूत्राशय में जाकर खुलती है। और ये मूत्राशय जो होता है, ये यूरेथ्रा के द्वारा खुलता है, मूत्र मार्ग के द्वारा मूत्राशय खुलता है। और मूत्र मार्ग जो होता है, इसके द्वारा शरीर से मूत्र का क्या कर दिया जाता है? निष्कासन कर दिया जाता है। बिल्कुल चरपोटा जी, स्वागत है भाई। शर्मा जी, आपको भी राधे राधे। क्लियर? चलो भाई, अब हम बात कर रहे हैं कि जो नाइट्रोजन अपशिष्ट होते हैं, कौन से होते हैं? नाइट्रोजन अपशिष्ट जो होते हैं, हम पढ़ रहे थे, ये जो नाइट्रोजन अपशिष्ट होते हैं, ये नाइट्रोजन अपशिष्ट कौन कौन से होते हैं? जो शरीर के द्वारा या सामान्यतः जीवों के द्वारा क्या किए जाते हैं? निष्कासित किए जाते हैं। तो अगर हम नाइट्रोजन अपशिष्ट की बात करें ना, तो सबसे पहला आता है हमारा, कौन सा आता है? अमोनिया आता है। कौन आता है हमारा सबसे पहले? अमोनिया आता है, NH3 आता है। अगर अपन अमोनिया की बात करें ना, तो ये अमोनिया भी हमारा प्रोटीन के उपापचय से बनता है। और प्रोटीन के उपापचय से ये जो अमोनिया बनता है, ये अत्यधिक विषैला होता है। कैसा होता है? ये बहुत ही ज्यादा विषैला होता है। और जब ये विषैला होता है तो हम क्या कहेंगे? अगर ये अत्यधिक विषैला है तो इसका शरीर के अंदर कभी भी भंडारण नहीं हो सकता है, जीव के शरीर में इसका कभी भी भंडारण नहीं होगा। और जब भंडारण नहीं होगा, इसका मतलब हम यूं कह सकते हैं कि तुरंत शरीर से
क्योंकि ये जहरीला है इसलिए इसको शरीर के अंदर नहीं रख सकते, इसलिए इसको तुरंत शरीर से क्या निकालना पड़ेगा, बाहर निकालना पड़ेगा। और तुरंत शरीर से बाहर निकालना है, भंडारण नहीं होगा, अत्यधिक विषैला होगा। और दूसरा हम यहां क्या बात करेंगे कि जल की अधिक मात्रा आवश्यक होती है, यानी अमोनिया को शरीर से बाहर निकालने के लिए ज्यादा मात्रा के अंदर कौन चाहिए होता है, पानी चाहिए होता है। और पानी अगर ज्यादा मात्रा में चाहिए तो स्थलीय जीवों के शरीर के लिए यह अनुकूलित नहीं होता है। तो जो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं ना, उन जीवों को क्या कहते हैं, अमोनोटेलिक। क्या कहा जाता है उनको, अमोनोटेलिक कहते हैं। कि ऐसे जीव जो उत्सर्जी पदार्थ के रूप में अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं उनको अमोनोटेलिक कहा जाता है। और अमोनोटेलिक कौन आते हैं, तो कि अमोनोटेलिक में याद रख लेना, जितने भी हमारे जलीय जीव होते हैं, जितने भी हमारे कौन से होते हैं, जलीय जीव होते हैं, लाइक अमीबा है, अमीबा के अलावा कौन आएगा, हाइड्रा है, हाइड्रा के अलावा कौन आता है, पैरामीशियम है, युग्लिना है। ये सारे जलीय जीव जो होते हैं ना, ये हमारे कैसे होते हैं, अमोनोटेलिक होते हैं। कैसे होते हैं, अमोनोटेलिक होते हैं। बिल्कुल शर्मा जी, गुड नून भाई, आपका स्वागत है। पुष्पा जी, वर्मा जी, आपका भी स्वागत है भाई। क्लियर, चलो भाई। दूसरा आता है अमोनिया के अलावा कौन आएगा, तो कि अमोनिया के अलावा आएगा यूरिया। कौन आएगा, तो कि अमोनिया के अलावा यूरिया आएगा। और जब हम यूरिया की बात करते हैं ना, तो हम थोड़ा सा यहाँ पे अच्छे से देखते हैं कि यूरिया का जो उत्सर्जन करता है ना, उसको कहा जाता है यूरियोटेलिक। क्या कहा जाता है उसको, यूरियोटेलिक कहा जाता है, जो यूरिया का उत्सर्जन करता है। क्लियर है, बिल्कुल यूरियोटेलिक। अब बात आती है, देखो यूरिया जो होता है ना, ये कैसा होता है, कम विषैला होता है। और कम विषैला होने के कारण आप इसको कुछ समय के लिए शरीर में क्या कर सकते हो, भंडारण कर सकते हो, कुछ समय के लिए भंडारण कर सकते हो। और कुछ समय के अलावा यहां पर उत्सर्जन के लिए ज्यादा मात्रा में आवश्यक नहीं होता है, तो कम पानी आवश्यक रहता है। ज्यादा मात्रा में पानी की आवश्यकता यहां पर नहीं होती है, किसके, यूरिया के उत्सर्जन के लिए होती है। तो अगर हम यूरियोटेलिक के उदाहरण पढ़ें, किसके उदाहरण पढ़े, यूरियोटेलिक के उदाहरण पढ़े। हम बात करने वाले हैं किसके, यूरियोटेलिक के उदाहरण की बात करने वाले हैं। तो जो यूरियोटेलिक जीव होते हैं ना, वो कौन से होते, तो देखो यूरियोटेलिक में हमारे कौन आते हैं, मैमल्स आते हैं। कौन आते हैं, मैमल्स आते हैं, स्तनधारी आते हैं। और अगर हम स्तनधारी की बात करें ना, तो देखो स्तनधारी में कौन कौन आएगा, स्तनधारी में हमारे मानव आ जाएंगे। मानव के अलावा अपन बात करेंगे खरगोश की। खरगोश के अलावा जो हमारे पशु होते हैं, ये पशु भी आते हैं। इसके अलावा कौन आते हैं, मैमल्स के अलावा एम्फीबियंस आते हैं, हमारे उभयचर आते हैं। ये उभयचर भी हमारे क्या होते हैं, यूरियोटेलिक होते हैं। उभयचर यानी कौन होते हैं, हमारे उभयचर का मतलब होता है जो जल और किस में रहते हैं, थल दोनों में रहते हैं। क्लियर। उभयचर के अलावा लवणीय मछलियां जो होती है, लवणीय मछलियां यानी जो मछलियां खारे पानी में रहती है, समुद्री मछलियां जो होती है, ये भी हमारी क्या होती है, यूरियोटेलिक होती है। क्या होती है, यूरियोटेलिक होती है। क्लियर। तीसरा आता है हमारा यूरिक एसिड। कौन आता है, यूरिक एसिड आता है, यूरिक अम्ल आता है। और जो यूरिक एसिड का उत्सर्जन करते हैं उनको यूरिकोटेलिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, यूरिकोटेलिक कहा जाता है उनको। क्लियर, समझ में आ जाएगा, याद रह जाएगा भाई, यूरिकोटेलिक कहा जाता है उनको। इसके अलावा अगर बात करें ना, ये यूरिकोटेलिक जो होता है ये कम विषैला होता है, यानी ये बहुत कम विषैला रहेगा। और अगर ये बहुत कम विषैला है तो हम यूं कह सकते हो कि इसको ज्यादा समय तक भंडारण कर सकते हैं, ज्यादा समय तक इसका क्या कर सकते हैं, स्टोरेज कर सकते हैं, भंडारण कह सकते हैं। तीसरा, इसके उत्सर्जन के लिए बहुत कम पानी चाहिए, यानी यूरिक एसिड के उत्सर्जन के लिए बहुत कम पानी की आवश्यकता होती है। इसलिए हम कहेंगे कि जो मरुस्थलीय जीव होते हैं या जो जीव पानी की कमी का सामना करते हैं, वो मेनली हमारे यूरिकोटेलिक होते हैं। कैसे होते हैं, यूरिकोटेलिक होते हैं। कौन कौन आते हैं, तो हम कहेंगे मरुस्थलीय जीव। जो मरुस्थलीय जीव होते हैं वो तो होते ही हैं। इसके अलावा जो इंसेक्ट होते हैं, जो कीट होते हैं, वो आएंगे। कीट के अलावा कौन आते हैं, कि जो हमारे रेप्टाइल्स होते हैं, जो सरीसृप होते हैं,
सरीसृप के अलावा अगर हम बात करें तो सरीसृप के अलावा कौन आते हैं, एवीज आते हैं। एवीज जो होते हैं ना पक्षी, ये पक्षी ग्वानो के रूप में क्या करते हैं, ग्वानो के रूप में यूरिक एसिड का क्या करते हैं, उत्सर्जन करते हैं। क्लियर है भाई, तो ये हमारे यूरिक अम्ल आएगा। इसके अलावा दो तीन चीजें एक और याद रख लेना कि जो मकड़ियां होती है, जल्दी बताइए भाई इसका आंसर, मकड़ियां जो होती हैं वो किसका उत्सर्जन करती है, मकड़ियां कौन से नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ का उत्सर्जन करती है, जल्दी बताइए भाई फटाफट। मकड़ियां जो होती है वो किसका उत्सर्जन करती है, ग्वानिन का उत्सर्जन करती है। किसका करती है, ग्वानिन का करती है। याद रख लेना, अरे याद रह जाएगा, मकड़िया ग्वानिन का करेगी। यूरिकोटेलिक का मतलब क्या होता है, यूरिक अम्ल। यूरियोटेलिक का मतलब क्या होता है, यूरिक एसिड, यूरिया का उत्सर्जन करेंगे। तो एक सवाल आता है कभी कभी, मैं आपको यहां बताता हूं। देखो हमारे शरीर के अंदर याद रख लेना, नाइट्रोजन उपापचय से केवल किसका निर्माण होता है, तो नाइट्रोजन उपापचय से निर्माण होता है हमारा किसका, अमोनिया का। और अमोनिया को क्या बदला जाता है, यूरिया के अंदर। क्या बदला जाता है, यूरिया के अंदर बदला जाता है। और ये काम कौन करता है, तो ये काम हमारे शरीर की बायोकेमिकल लैब जो होती है, जैव रासायनिक प्रयोगशाला जो होती है वो करती है। और वहां पर एक साइकिल चलता है, उस साइकिल को नाम दिया जाता है ऑर्निथीन चक्र। क्या नाम दिया जाता है, ऑर्निथीन चक्र। तो याद रख लेना, ऑर्निथीन चक्र में क्या होता है कि अमोनिया को बदला जाता है यूरिया के अंदर, और बदलने का काम कौन करता है, हमारा लीवर करता है। एक सवाल आया था कि जो हमारा यूरिया है, इस यूरिया के अंदर नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा, यूरिया के अंदर नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा पूछी थी। तो देखो क्या होता है, 14 और 2 16, 32 हो गए। 32 और 16 कितने हो गए, 32 16 48 यानी 60। यानी अगर हम बात करें ना कि यूरिया का मॉलिक्यूलर वेट जो होता है, मॉलिक्यूलर वेट जो होता है वो 60 होता है। क्या होता है, 60 होता है। अगर आपको नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा चाहिए तो नाइट्रोजन रहती है 28/60 इंटू क्या कर देना, 100 कर देना। यहां पर आपका आंसर आ जाएगा नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा। और इतना मुझे पूरा पता है कि आप कैलकुलेशन करके जरूर लिख दोगे, तरीका मैं आपको बता चुका हूं, तो यहां पर आप बता देना कितना आएगा आंसर। तो ये कहानी रहती है नाइट्रोजन अपशिष्ट। और नाइट्रोजन अपशिष्ट कितने होते हैं तो आपको मैं बता चुका हूं। जल्दी से भाई फटाफट थंब करके बता दीजिए, जल्दी से थंब करके बता दीजिए कि यहां तक क्लियर है भाई। वापिस समझा रहा हूं, सुन लेना। नाइट्रोजन अपशिष्ट कौन कौन से होते हैं, सबसे पहला हमारा कौन आता है, तो कि सबसे पहला आता है हमारा अमोनिया। जो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं वो अमोनोटेलिक कहलाते हैं। क्लियर, अमोनिया बहुत ज्यादा विषैला होता है, इसलिए उसका स्टोरेज नहीं हो सकता। और स्टोरेज नहीं हो सकता है तो इसको शरीर से तुरंत क्या करना पड़ेगा, बाहर निकालना पड़ेगा। क्लियर है, समझ में आ गया। चलो, तो हमारा उदाहरण इसमें कौन आएंगे, जितने भी जलीय जीव होते हैं हमारे, जो अमीबा है, हाइड्रा है, पैरामीशियम, यूग्लिना, जितने भी जलीय जीव होते हैं वो सारे हमारे अमोनोटेलिक है। अमोनिया से थोड़ा कम जहरीला कौन होता है, यूरिया होता है। जो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं वो यूरियोटेलिक होते हैं। याद रख लेना, यूरियोटेलिक होते हैं, यूरिको नहीं। यूरिको वर्ड आते ही वहां पर यूरिक एसिड आ जाता है। क्लियर, चलो, तो कम विषैला होता है तो कुछ समय के लिए आप उसको शरीर के अंदर स्टोरेज कर सकते हो। क्लियर, फिर इसके लिए कम पानी की भी आवश्यकता होती है। क्लियर, अब कौन कौन से यूरियोटेलिक जीव होते हैं हमारे, तो यूरियोटेलिक जीवों के अंदर सबसे पहला हमारा आता है मैमल्स। कौन आते हैं, स्तनधारी आते हैं, मैमल्स आते हैं। मैमल्स के अंदर आप जानते हो कौन आएगा, मानव है, खरगोश है, पशु है। और फिर आते हैं हमारे एम्फीबियंस, उभयचर आते हैं। उभयचर के अलावा सेलाइन फिश जो होती है, लवणीय मछलियां जो होती है वो आएगी हमारे यहाँ पे। फिर आता है यूरिक एसिड। यूरिक एसिड का जो उत्सर्जन करता है वो हमारा यूरिकोटेलिक होता है। कौन होता है, यूरिकोटेलिक होता है। बहुत कम विषैला है, बहुत लंबे टाइम तक उसको स्टोर कर सकते हो, कम पानी की आवश्यकता होती है। तो मोस्टली मरुस्थलीय जीव जो होते हैं वो हमारे यूरिकोटेलिक होते हैं। क्लियर, फिर हम कहेंगे इसके अलावा इंसेक्ट होते हैं। इंसेक्ट के अलावा कौन होते हैं, रेप्टाइल्स होते हैं। रेप्टाइल्स के अलावा कौन होते हैं, एवीज होते हैं। एवीज के द्वारा उत्सर्जित पदार्थ जो नाइट्रोजन अपशिष्ट है वो ग्वानो कहलाता है। क्या कहलाता है, ग्वानो कहलाता है। क्लियर है, समझ में आ गई आपको बात। चलो भाई, इसकी कैलकुलेशन करके मुझे जल्दी से बताओ कि यहां पर आंसर कितना आएगा। ठीक है भाई,
इसकी कैलकुलेशन करके मुझे बताओ कि यहां पर आंसर कितना आएगा। बिल्कुल दूसरा अगर अपन बात करें ना यहां पे, तो देखो यहां पर क्या पढ़ा था अपन ने, मकड़िया किसका उत्सर्जन करती है, ग्वानिन का उत्सर्जन करती है। क्लियर। फिर हमने कहा हमारे शरीर में अनुकूलन होता है, क्या बनती अमोनिया है लेकिन निकाला क्या जाता है, यूरिया। तो इस अमोनिया को यूरिया में बदलने का काम होता है, वो कौन करता है, लीवर करता है। कौन सा साइकिल चलता है, ऑर्निथिन साइकिल चलता है। और यहां परसेंटेज हमारा 46.66% आएगा। नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा आ जाएगी 46.66% के आसपास आएगी। क्लियर है, समझ में आ गया। अब सुनो मेरी बात, एक चीज और आती है, एक वैज्ञानिक आते हैं बर्जीलियस। कौन आते हैं, एक वैज्ञानिक आते हैं बर्जीलियस, और बर्जीलियस एक सिद्धांत देते हैं, जैव शक्ति का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत देते हैं, जैव शक्ति का सिद्धांत देते हैं। कौन, बर्जीलियस देते हैं। बर्जीलियस ये कहते हैं कि जो जैविक पदार्थ होते हैं, यानी जीवों के शरीर में, सही लिख दिया भाई, 46.6% आएगा। तो मेरी बात सुनो, बर्जीलियस के द्वारा जैव शक्ति का सिद्धांत दिया गया था, और यह सिद्धांत यह कहता है कि जो जीवों के शरीर में जो कार्बनिक पदार्थ बनते हैं, उनका प्रयोगशाला के अंदर निर्माण संभव नहीं है कभी भी। लेकिन फिर एक वैज्ञानिक आते हैं, होलर। कौन आते हैं, होलर। और होलर क्या करते हैं, वो एक काम करते हैं अमोनियम साइनेट से। किससे, अमोनियम साइनेट से प्रयोगशाला के अंदर किसका निर्माण कर देते हैं, यूरिया का संश्लेषण कर देते हैं। और हमारा बर्जीलियस का जैव शक्ति सिद्धांत क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो एक सवाल और आता है कि प्रयोगशाला में निर्मित, याद रख लेना भाई, प्रयोगशाला में निर्मित प्रथम जैविक पदार्थ, प्रयोगशाला में निर्मित प्रथम जैविक पदार्थ जो होता है, या यूं कहेंगे कार्बनिक पदार्थ जो होता है, वो हमारा कौन है, यूरिया होता है। कौन होता है, यूरिया होता है हमारा। क्लियर है भाई यहां तक। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। आगे की कहानी के लिए हम बात करने वाले हैं अंगों की। अंगों के अंदर सबसे पहले हमारा कौन आता है, वृक्क आता है। कौन आता है, किडनी आती है। आकार में कैसी दिखाई दे रही है, आपको दिखाई दे रहा है, जल्दी से बताइए। किडनी का आकार जो होता है वो किसके समान होता है, सेम के बीज के समान होता है। किसके समान होता है, सेम के बीज के समान होता है किडनी का आकार। क्लियर है भाई। तो सुनो दूसरी बात, दूसरी इसके अलावा इसका जो वजन होता है ना, ये अप्रोक्सीमेट 120 से लेकर कितने ग्राम होती है, 170 ग्राम के आसपास होती है। क्लियर। तीसरी बात अपन करें ना, ये किडनी हमारी कहां पर रहती है, तो कि दोनों किडनी हमारी उदरीय गुहा में होती है। यानी कौन सी कैविटी में होती है, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर पाई जाती है। दोनों की दोनों कौन, किडनी पाई जाती है। हाँ बिल्कुल, सेम के बीज में राजमा के जैसी भी आती है। क्लियर है भाई, यहां तक क्लियर है, थम करके बता दो। देखो मेरी बात सुनो, उसके अलावा आता है हमारा कौन सा, मूत्राशय आता है। और इस मूत्राशय की बात करें ना हम, तो मूत्राशय की बात करें तो देखो मूत्राशय का आयतन नॉर्मली 700 से लेकर कितना ml होता है, 800 ml। 700 से लेकर 800 ml होता है। और दूसरी बात ये याद रख लेना कि ये जो मूत्राशय होता है, इस मूत्राशय के अंदर जब 200 ml यूरिन इकट्ठा हो जाता है तो मूत्र त्याग की इच्छा जागृत होती है। क्लियर है भाई, बिल्कुल। जय सिंह जी बोलिए क्या हुआ, स्वागत है आपका लक्ष्य के प्लेटफॉर्म पर। तो मूत्राशय है, मूत्राशय का जो रहता है आयतन 700 से 800 ml रहता है। इसके अलावा अगर अपन बात करें, मूत्राशय के अंदर जब 200 ml यूरिन इकट्ठा हो जाता है तो मूत्र त्याग की क्या आती है, इच्छा आती है। क्लियर, बिल्कुल मीना जी स्वागत है आपका। अब सुनो मेरी बात, यहां पर एक मसल्स पाई जाती है जिसको कहते हैं स्फिंक्टर मसल्स। क्या कहते हैं, स्फिंक्टर मसल्स कहा जाता है, स्फिंक्टर पेशियां कही जाती है। और ये जो स्फिंक्टर पेशियां है, ये मूत्राशय को क्या करती है, संकुचित किए रहती है मूत्र मार्ग को, ताकि मूत्र मूत्राशय से मूत्र मार्ग में नहीं आ पाए। लेकिन जब मूत्र त्याग की इच्छा है या मूत्र त्याग करने जाते हैं तब इसके अंदर प्रसारण हो जाता है, और प्रसारण होने पर क्या होगा, तो कि मूत्र त्याग हो जाएगा। दूसरा, इसी मूत्राशय के अंदर एक मसल पाई जाती है डिट्रेसर मसल। कौन सी,
डिट्रेशल मसल्स पाई जाती है, डिट्रेशर पेशियां पाई जाती है, जिसके अंदर प्रसारण क्षमता का गुण होता है। कैसा होता है? प्रसारण क्षमता का गुण होता है। क्लियर है भाई? ये एक छोटी छोटी कहानी बताई है मैंने। किडनी के बारे में थोड़ी सी जानकारी दी है, ज्यादा नहीं है। सेम के बीज का आकार रहता है, 120 से लेकर 170 ग्राम इसका वेट होता है, और दोनों किडनी एब्डोमिनल कैविटी के अंदर होती है, उदरीय गुहा में। जबकि हमारे हृदय के बारे में पूछे, जब हमारे फेफड़ों के बारे में पूछे, तो फेफड़े और हृदय हमारे कहां होते हैं? वक्षीय गुहा में होते हैं, थोरेसिक कैविटी में होते हैं। इसके अलावा इसी वृक्क के ऊपर कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? एड्रिनल ग्रंथि पाई जाती है। दोनों किडनी के ऊपर एक ग्रंथि पाई जाती है, एड्रिनल ग्रंथि, और इस एड्रिनल ग्रंथि को कहा जाता है एंडोक्राइन ग्लैंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एंडोक्राइन ग्लैंड कहा जाता है, अंतःस्रावी ग्रंथि कहा जाता है। क्लियर? चलो भाई, अपन आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे अगर हम बात करें ना, हम बात कर रहे हैं किडनी की। किडनी की स्ट्रक्चर कैसी होती है, किडनी के अंदर क्या क्या होता है, उसके बारे में बात करेंगे। तो किडनी सेम के बीज के समान। क्लियर? इस किडनी के चारों तरफ, इस किडनी के चारों तरफ क्या पाया जाता है? तो कि हमारा क्या पाया जाता है? संयोजी उत्तक का खोल पाया जाता है, जिसको हम कहते हैं वृक्कीय संपुट। क्या कहा जाता है? वृक्कीय संपुट कहा जाता है। इसको कहा जाता है रीनल कैप्सूल। क्या कहा जाता है? इसको रीनल कैप्सूल कहा जाता है। किसको? किडनी के चारों तरफ जो संयोजी उत्तक का आवरण पाया जाता है। क्लियर है? ओके, आगे अपन बात करेंगे। तो इसके अलावा क्या होता है? किडनी के जिस भाग की बात कर रहा हूं मैं, इस भाग की, किडनी के जिस भाग के अंदर हमारी वृक्कीय धमनी प्रवेश करती है, वृक्कीय सिरा बाहर निकलती है और हमारी यूरेटर बाहर निकलती है, उस वाले भाग को क्या कहा जाता है? उस वाले भाग को कहा जाता है नाभि, यानी क्या कहा जाता है? हाइलम। क्या कहा जाता है? हाइलम कहा जाता है, नाभि कहा जाता है। क्लियर है भाई? चलो, इसके अलावा देखो, मैं आपको इसी से थोड़ा सा एक नॉर्मल डायग्राम बताता हूं, आपको थोड़ा क्लियरली समझ में आ जाएगा कि जैसे अगर हम बात करें ना, ये हमारी किडनी है, ठीक है भाई। इस किडनी के अंदर हम बात करें ना, इस किडनी के अंदर अपन ऐसे देख लेते हैं, मैं पूरा नहीं बना रहा हूं, केवल और केवल यूरेटर ले रहा हूं, यहां पे मूत्रवाहिनी ले रहा हूं। किडनी का जो ये वाला पार्ट होता है, इस वाले भाग से वृक्कीय धमनी प्रवेश करेगी, वृक्कीय शिरा बाहर निकलेगी, इसको हम कहते हैं हाइलम, या फिर इसको क्या कहा जाता है? नाभि। क्या कहा जाता है? नाभि। इसके चारों तरफ, इसके चारों तरफ कनेक्टिव टिश्यू का क्या पाया जाता है? आवरण पाया जाता है, खोल पाया जाता है, और इस खोल को क्या कहा जाता है? रीनल कैप्सूल, जो मैं आपको पिछले में बता चुका हूं। अब सुनो, इस किडनी के अंदर पूरे पोर्शन की बात कर रहा हूं। इस पूरे पोर्शन को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। कितने पार्ट में? दो पार्ट के अंदर एक हमारा परिधि परिधि वाला भाग आएगा। कौन सा भाग आएगा भाई? कि ये परिधि परिधि वाला भाग आएगा, और इस परिधि वाले भाग को कॉर्टेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉर्टेक्स कहते हैं। इस कॉर्टेक्स कहा जाता है, या इसको हिंदी में कहते हैं वल्कुट। क्या कहा जाता है? कॉर्टेक्स या वल्कुट कहा जाता है। और ये जो मिडिल वाला भाग होता है ना भाई, ये वाला भाग, इस वाले पार्ट को क्या कहा जाता है? मेड्यूला, या हिंदी में इसको क्या कहते हैं? मध्यांश कहते हैं। क्या कहते हैं? मध्यांश कहा जाता है। तो किडनी के दो पार्ट, परिधि वाला सरकमफेरेस वाला कॉर्टेक्स आ जाएगा, और मिडिल वाला जो पार्ट है वो मेड्यूला। अब क्या होता है? ये कॉर्टेक्स वाला भाग अंदर धंसता है, और कॉर्टेक्स वाला भाग अंदर धंसकर ये क्या करता है? मेड्यूला के अंदर छोटे छोटे पिंड बना लेता है। छोटे छोटे क्या कर देता है? पिंडों के अंदर इसको क्या कर देता है? डिवाइड कर देता है। ये यहां धंसता है अंदर, ये ऐसे अंदर धंसेगा यहां से, और इसको छोटे छोटे पिंडों के अंदर क्या कर देता है? डिवाइड कर देता है। इनको कहा जाता है वृक्कीय पिरामिड। क्या कहा जाता है इनको? वृक्कीय पिरामिड, रीनल पिरामिड कहा जाता है, वृक्कीय पिरामिड कहा जाता है। क्लियर है? जल्दी से भाई थम करके बता दो, यहां तक क्लियर है? कोई कंफ्यूजन नहीं है? ये मैंने एक सिंपल डायग्राम बनाया है जिसमें ये शो हो रहा है कि कॉर्टेक्स कौन है,
मेड्यूला कौन है और वृक्कीय पिरामिड क्या होते हैं। यहां तक आपको समझ में आ गया है तो मैं आगे की तरफ बढ़ता हूं भाई, जल्दी से बताओगे थम करके तो मैं आगे की तरफ बढ़ूंगा, ठीक है। अब सुनो, यहां पे यहां अपन इसको सही से देखते हैं कि यहां क्या क्या हो रहा है। कि जो हमने क्या कहा था, वृक्कीय पिरामिड बनते हैं। इनको देखो, ये मेड्यूलरी पिरामिड या क्या कहा जाता है, वृक्कीय पिरामिड कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, मेड्यूलरी पिरामिड या फिर क्या कहा जाता है, वृक्कीय पिरामिड कहा जाता है। क्लियर भाई। चलो अब अपन आगे की तरफ देखते हैं, आगे क्या हुआ। देखो आगे यहां पर देखो, एक भाग आता है इसका कैलिक्स, जो इसका मतलब सेंटर के पार्ट वाला पोर्शन होता है। इसके अलावा जो पूरा का पूरा जो सेंटर पोर्शन, जहां पर सारे के सारे मेड्यूलरी पिरामिड के द्वारा, मेड्यूलरी पिरामिड का जो पोर्शन आके इकट्ठा होता है, वो हमारा क्या कहलाता है, पेल्विस। क्या कहलाता है भाई, पेल्विस कहलाता है। इसके अलावा आपको कुछ भी याद यहां नहीं रखना है। तो देखो हमारी जो वृक्क होती है, जो हमारी किडनी होती है, इस किडनी का काम होता है ब्लड को छानना। क्या करना, ब्लड का फिल्ट्रेशन करना। ब्लड को फिल्ट्रेट क्यों किया जाता है, क्योंकि ब्लड के अंदर जो यूरिया है, यूरिक अम्ल है, क्रिएटिनिन है, उसको शरीर से क्या निकालना है, बाहर निकालना है। तो वृक्क वास्तव में याद रख लेना, वृक्क वास्तव में अपोहन की क्रिया करता है। क्या करता है, अपोहन की क्रिया, फिल्ट्रेशन का काम करता है हमारा। क्लियर। दूसरा क्या होता है, देखो किडनी करता है, किडनी करता है, लेकिन इस किडनी के अंदर क्या होती है, छोटी छोटी नलिकाएं पाई जाती है। अरे क्या पाई जाती है, छोटी छोटी नलिकाएं पाई जाती है। और ये नलिका वास्तव में क्या करती है, ब्लड को छानने करती है। क्लियर है। पेरिटोनियम गुहा जो होती है वो बाहर की तरफ रहेगी हमारी, जो हर ऑर्गन को बाहर की तरफ क्या करती है, लेयरिंग करती है, आवृत करती है। तो छोटी छोटी नलिकाएं जो पाई जाती है ना, उन नलिकाओं को क्या कहा जाता है, तो उन नलिकाओं को कहा जाता है नेफ्रॉन। क्या कहा जाता है, नेफ्रॉन कहा जाता है। इनको हिंदी में कहा जाता है वृक्काणु। क्या कहा जाता है, वृक्काणु कहा जाता है। और ये जो नेफ्रॉन होती है ना, इस नेफ्रॉन को क्या कहा जाता है, कि नेफ्रॉन हमारे वृक्क की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है। संरचनात्मक और क्या होती है, क्रियात्मक इकाई होती है। किसकी, किडनी की होती है। कौन भाई, तो कि वो हमारी होती है नेफ्रॉन होती है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। बिल्कुल भाई, स्वागत है, नमस्ते वर्मा जी, आपका भी स्वागत है, डालचंद जी आपका भी स्वागत है। ठीक है भाई। चलो अगर अपन बात करेंगे आगे की, तो ये हमारी नॉर्मल किडनी की स्ट्रक्चर आ गई। किडनी के अंदर याद रख लेना नेफ्रॉन, नेफ्रॉन के अंदर नेफ्रॉन को क्या कहा जाता है, वृक्क की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। और एक किडनी के अंदर लगभग 10 से लेकर 20 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं। कितने, लगभग 10 to 20 लाख होते हैं। और वास्तव में इस नेफ्रॉन के द्वारा ही ब्लड को क्या किया जाता है, छाना जाता है। क्लियर भाई। आगे की तरफ हम बढ़ते हैं कि जब हम नेफ्रॉन की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, नेफ्रॉन की बात करते हैं, तो देखो नेफ्रॉन के अंदर कौन से भाग होते हैं, कौन सा भाग क्या काम करता है। तो सुनो भाई, नेफ्रॉन के बारे में जब हम बात करते हैं ना, तो नेफ्रॉन का सबसे पहला वाला जो भाग होता है, इसको कहा जाता है मेलपिगी बॉडी। क्या कहा जाता है, मेलपिगी बॉडी कहा जाता है, मेलपिगी काय कहा जाता है। और ये जो मेलपिगी काय होता है ना, इसके अंदर 2 स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। कितनी संरचनाएं, 2 संरचनाएं देखने को मिलती है। अपोहन का मतलब होता है फिल्ट्रेशन भाई, दलचंद्र जी, ठीक है। अपोहन का मतलब ही होता है छानना, ठीक है। अब देखो मेलपिगी काय जो होता है ना, इसके अंदर 2 स्ट्रक्चर आएगी। एक आएगी ग्लोमेरुलस मेम्ब्रेन, जिसको कहते हैं ग्लोमेरुलस कला, ठीक है। दूसरी आएगी हमारी कौन सी, बोमेन कैप्सूल, जिसको कहा जाता है बोमेन संपुट। क्या कहा जाता है, बोमेन संपुट कहा जाता है। क्लियर। फिर मेलपिगी काय के बाद में इसका भाग आता है ग्रीवा वाला भाग, गर्दन वाला भाग, नेक वाला पोर्शन आता है। नेक वाले के बाद कौन आता है, 3rd नंबर हमारी आती है पीसीटी। कौन आती है, पीसीटी, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स कहा जाता है। हिंदी में इसको कहते हैं समीपस्थ कुंडलित नलिका। क्या कहा जाता है इसको भाई, समीपस्थ कुंडलित नलिका
नलिका कहा जाता है पीसीटी को। क्लियर। फिर पीसीटी वाला भाग आगे खुलता है हेनले के लूप में। किस में खुलता है? लूप ऑफ हेनले में। हेनले के लूप में खुलता है, हेनले के लूप में। इस हेनले के लूप के अंदर दो भुजाएं होती है। कितनी आर्म होती है? दो होती है। एक आती है डिसेंडिंग लोब, जिसको हम कहते हैं अवरोही भुजा। क्या कहा जाता है? अवरोही भुजा कहा जाता है। एक आती है एसेंडिंग लोब, जिसको हम क्या कहते हैं? आरोही भुजा कहते हैं। क्लियर। हेनले के लूप, दो भुजा, डिसेंडिंग और एसेंडिंग आ जाएगी। फिर लास्ट हमारी आती है संग्रह नलिका, कलेक्टिव ट्यूब्यूल, सॉरी, हेनले के लूप के बाद आती है हमारी डीसीटी। कौन आती है? डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, जिसको हम कहते हैं दूरस्थ कुंडलित नलिका। क्या कहते हैं भाई? दूरस्थ कुंडलित नलिका। और सबसे लास्ट आती है हमारी कलेक्टिव ट्यूब्यूल्स, जिसको कहते हैं संग्रह नलिका। ये टोटल हमारे 6 पोर्शन होते हैं। किसके? तो के हेनले के लूप के, सॉरी, नेफ्रॉन के होते हैं। जल्दी से वापस देख लेना। सबसे ऊपर वाला भाग मेलपिगी बॉडी। मेलपिगी बॉडी के अंदर दो पोर्शन होते हैं, ग्लोमेरुलस कला और बोमेन कैप्सूल होते हैं। इसके अलावा अगर अपन बात करें नेक वाला पोर्शन, नेक वाले के बाद में आएगी पीसीटी। पीसीटी को क्या कहा जाता है? समीपस्थ कुंडलित नलिका, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। फिर आती है हमारी लूप ऑफ हेनले। हेनले का लूप यू आकार का होता है, तो दो लोब होती है उसमें, डिसेंडिंग और एसेंडिंग होती है। हेनले का लूप खुलता है डीसीटी में, और डीसीटी हमारा किस में खुलता है? कलेक्टिव ट्यूब्यूल्स में। बिल्कुल स्वामी जी, आपका भी स्वागत है। अंजू देवी जी, आपका भी स्वागत है। ठीक है भाई, चलो भाई, यहां तक क्लियर है ना भाई? अब अपन है नेफ्रॉन की तरफ जाते हैं कि देखो वास्तव में जब हम नेफ्रॉन को देखते हैं तो वास्तव में नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर कुछ हम ऐसे पाते हैं, कुछ हम ऐसे पाते हैं। ये नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर में आपको पूरी बताई है यहां पे। अब इस नेफ्रॉन के अंदर कौन कहां पर है? देखो, इस नेफ्रॉन के अंदर जब हम बात करते हैं ना, तो सुनना भाई, एक एक करके अपन सारा पोर्शन पढ़ेंगे कि ये वाला जो पोर्शन होता है, ये वाला जो मैंने रेड पेन से लिखा है, ये पूरा का पूरा पोर्शन हमारा क्या होता है? मेलपिगी काय होता है। कौन सा काय होता है? तो कि ये मेलपिगी काय होता है। कौन सा काय होता है? मेलपिगी काय होता है हमारा। अरे याद रहेगा, ये रेड वाला पोर्शन क्या होता है? रेड वाला पोर्शन होता है हमारा मेलपिगी काय। ठीक है, मेलपिगी बॉडी कहा जाता है, मेलपिगी काय होता है। इस मेलपिगी काय की बात करें, इसमें दो पोर्शन आएंगे हमारे। एक आएगी यहां पर ये लेयर ग्लोमेरुलस कला, और जो ये कुंड कीप नुमा भाग जो होता है ना, ये जो कीप नुमा भाग होता है, इसको कहते हैं बोमेन संपुट। क्या कहते हैं? बोमेन संपुट कहते हैं, बोमेन कैप्सूल कहा जाता है, कीप नुमा भाग। उसके बाद ये वाला पोर्शन हमारा कौन सा होता है? ग्रीवा। ग्रीवा के बाद में ये जो कुंडली नुमा भाग है, ये जो कुंडली नुमा भाग में यहां से यहां तक बना रहा हूं ना, ये हमारा आता है पीसीटी। कौन आता है? पीसीटी, यानी समीपस्थ कुंडलित नलिका। क्लियर। इसके अलावा बात करेंगे हम अगले वाले पार्ट की। पीसीटी खुलता है यू आकार वाले भाग में। किस में खुलता है? यू आकार वाले भाग के अंदर खुलेगा। इस यू आकार वाले भाग की जब हम बात करते हैं तो इसको कहा जाता है हेनले का लूप। क्या कहा जाता है? हेनले का लूप। एक भुजा अवरोही, दूसरी भुजा आरोही कहा जाता है। क्लियर। उसके अलावा हमारा पोर्शन कौन सा आता है? डीसीटी। कौन आता है? डीसीटी। और डीसीटी हमारे लास्ट में खुलती है। डीसीटी की बात करेंगे ना हम, ये डीसीटी हमारी लास्ट में जाके खुलेगी किसके अंदर? संग्रह नलिका के अंदर। किस में खुलेगी? संग्रह नलिका के अंदर, कलेक्टिव ट्यूब्यूल्स के अंदर। तो बहुत सारे नेफ्रॉन की यहां पर कलेक्टिव ट्यूब्यूल्स आके जुड़ेगी और वो बनाएगी कलेक्टिंग डक्ट, जिसको हम क्या कहते हैं? मुख्य संग्रह नलिका। क्या समझ में आया? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद भाई, स्वागत है आपका। क्लियर है?
बिल्कुल बिल्कुल मुकेश जी, आपका भी स्वागत है। तो इसको कहा जाता है मुख्य संग्रह नलिका। तो बहुत सारे नेफ्रॉन की कलेक्टिव ट्यूब्यूल्स खुल के एक बड़ी कलेक्टिव ट्यूब्यूल्स बनाएगी, जिसको कहते हैं मुख्य संग्रह नलिका। क्या कहा जाता है? मुख्य संग्रह नलिका। एक हमारे नेफ्रॉन की एक छोटा सा पोर्शन में आपको बता चुका हूं। क्लियर? अब सुनो भाई, आगे की कहानी देखते हैं। देखो आगे की कहानी क्या कहती है कि जो हमारा बोमेन संपुट वाला भाग होता है, मैं वापस बना रहा हूं, थोड़ा सा यहां देखना, ये वाला जो पोर्शन होता है ना, इसको कहते हैं मेल्पिगी काय। इसके अंदर एक मेम्ब्रेन पाई जाती है जिसमें सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं। इसको कहा जाता है ग्लोमेरुलस मेम्ब्रेन। क्या कहा जाता है? ग्लोमेरुलस कला या ग्लोमेरुलस मेम्ब्रेन। और वास्तव में ब्लड यहीं से छलता है, वास्तव में ब्लड यहीं से छलता है हमारा। समझ में आ गई कहानी? यहां पर क्या होता है, एक विशिष्ट प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, यहां पर एक विशिष्ट प्रकार की सेल्स होती है। ये विशिष्ट प्रकार की जो सेल्स होती है ना, इनकी नेचर फैगोसाइट की होती है, फैगोसाइटिक नेचर की होती है। इनको कहा जाता है पोडोसाइट। क्या कहा जाता है? पोडोसाइट, या फिर क्या कहा जाता है? पदाणु कहा जाता है। तो ग्लोमेरुलस मेम्ब्रेन के अंदर पाई जाने वाली फैगोसाइटिक नेचर की जो सेल्स होती है, उनको पोडोसाइट्स कहते हैं या पदाणु कहते हैं। क्या कहते हैं? पदाणु कहते हैं। फिर क्या होता है, यहां से जो ब्लड छनता है हमारा, यहां से जो ब्लड छनता है, देखो हमारी जो नेफ्रॉन की और ब्लड लेकर आती है ना, उसका डायमीटर ज्यादा होता है, और जो लेकर जाती है यहां से ब्लड, उसका डायमीटर थोड़ा सा कम होता है। तो इस देखो, यहां से ज्यादा मात्रा में ब्लड आएगा, यहां से कम मात्रा में ब्लड जाएगा, तो यहां पर प्रेशर क्रिएट होगा, और इस प्रेशर के क्रिएट होने से यहां पर क्या होता है, तो कि यहां हमारा ब्लड छनकर आता है। तो जो ब्लड का जो भाग छनकर आता है, ब्लड का जो भाग छनकर आता है, मेरी बात सुनना, ब्लड का जो भाग छनकर हमारे किस में आता है, बोमेन कैप्सूल के अंदर आता है, उसको कहा जाता है फिल्ट्रेट या निस्यंद। क्या कहा जाता है? फिल्ट्रेट या निस्यंद। और ब्लड छनने की क्रिया को निस्यंदन या फिल्ट्रेशन कहा जाता है। क्लियर? अब सुनो मेरी बात, आगे की कहानी। अब आगे की कहानी की अगर हम बात करें, तो आगे की कहानी के अंदर मैं आपको बताता हूं कहां कहां क्या क्या हुआ है। तो एक चीज पहले ये याद रख लेना कि ब्लड यहां से क्या आएगा, छन कर आएगा, यहाँ पे ये धमनिका इसको लेकर आएगी, और यहाँ पर अपन बात करेंगे इसका डायमीटर क्या होगा, कम रहेगा। तो जो लेकर आएगी उसका डायमीटर ज्यादा, जो लेकर जाएगी उसका कम। तो प्रेशर के कारण ब्लड छनेगा, और ब्लड का जो छना हुआ भाग जो हमारा आता है उसको क्या कहते हैं, निस्यंद। और ये जो निस्यंद होता है ना, ये कहां पर आता है, तो कि बोमेन संपुट में आता है। कहां पर आता है? बोमेन संपुट में आता है। तो ब्लड का लगभग 95% भाग यहां पर छन जाता है। ब्लड का 95% जो जल होता है वो यहां पर छल कर आ जाता है पूरा का पूरा। तो इतना सारा जल अगर छनेगा तो इतनी हानि तो कभी भी बर्दाश्त नहीं होती है, कभी भी बर्दाश्त नहीं होती है। तो हम क्या करते हैं, हम वहां पर एक चीज करते हैं, ये काम करते हैं हम कि जो हमारे बोमेन संपुट होता है, उस बोमेन संपुट के अंदर याद रख लेना, उस बोमेन संपुट के अंदर कौन होता है, निस्यंद होता है। कौन होता है? निस्यंद होता है। फिर उस निस्यंद को आगे उसके अंदर जो मुख्य मुख्य भाग होते हैं जो आवश्यक होते हैं उनको वापस रीअब्जॉर्ब किया जाता है और मूत्र का निर्माण किया जाता है। तो हम यहां पर एक चीज पढ़ने वाले हैं, मूत्र निर्माण की प्रक्रिया। किसकी पढ़ने वाले हैं? मूत्र निर्माण की क्या पढ़ने वाले हैं? प्रक्रिया पढ़ने वाले हैं कि मूत्र का निर्माण वास्तव में होता कैसे होता है। क्लियर है? बिल्कुल। अपवाही का कम होता है, अभिवाही का ज्यादा होता है डायमीटर। तो मेरी बात सुनो आगे, यहां पे मूत्र निर्माण, और मूत्र निर्माण की क्रिया कितने चरणों में होती है?
तीन चरण में होती है। कितने चरण में होती है? तीन चरणों के अंदर होती है। पहला वाला चरण जो होता है इसको कहा जाता है निस्यंदन। क्या कहा जाता है? निस्यंदन कहा जाता है। इसको कहते हैं फिल्ट्रेशन। क्या कहते हैं? फिल्ट्रेशन। तो मेरी बात सुनना, निस्यंदन वाला जो काम होता है वो केवल और केवल मेलपीगी वाले भाग में होता है। ब्लड को छानने का काम केवल और केवल मेलपीगी वाले भाग में होता है या ग्लोमेरुलस कला और बोमेन संपुट में होता है। याद रख लेना मेरी बात। तो हम क्या कहेंगे कि निस्यंदन की क्रिया जो होती है ना, ये निस्यंदन की क्रिया मेलपीगी काय वाले भाग में होती है। कौन से वाले भाग में? मेलपीगी काय वाले भाग में होती है। और मेलपीगी काय के अंदर दो पोर्शन होते हैं। कौन से? एक आती है हमारी ग्लोमेरुलस कला आती है, ग्लोमेरुलस मेम्ब्रेन आती है। दूसरा हमारा कौन आता है? बोमेन संपुट आता है, बोमेन कैप्सूल आता है। देखो, निस्यंदन मतलब फिल्ट्रेशन मतलब ब्लड का छन्ना, यानी आप ऐसे समझ सकते हो ब्लड का छन्ना होता है और जो छनकर आता है ना उसको कहा जाता है निस्यंद। तो याद रख लेना, निस्यंदन की क्रिया केवल और केवल मेलपीगी काय, केवल और केवल ग्लोमेरुलस मेम्ब्रेन और बोमेन संपुट में होगी। तो अब मेरी बात सुनो कि ये जो हमारा निस्यंद आया है, निस्यंद को कहा जाता है फिल्ट्रेट। ये जो निस्यंद होता है, इस निस्यंद के अंदर दो पार्ट होते हैं, दो भाग होते हैं। निस्यंद का मतलब है जो भाग छनकर हमारे बोमेन संपुट तक पहुंचा है। क्लियर? बोमेन संपुट तक पहुंचा है। तो इस निस्यंदन के अंदर उपयोगी पदार्थ होते हैं। उपयोगी पदार्थ होते हैं। उपयोगी पदार्थ कौन होता है? तो के जल होते हैं। जल के अलावा कौन होता है? तो के खनिज लवण होता है। खनिज लवण के अलावा कौन होता है? तो के भोजन होता है, ग्लूकोज वगैरह होते हैं। भोजन के अलावा कौन होता है? तो के विटामिन होता है। विटामिन के अलावा कौन होता है? तो के हार्मोन होता है। हार्मोन के अलावा और भी चीजें जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक होती है वो सारी होते हैं। बिल्कुल ईश्वर लाल जी, पार्वती मीना जी, नायरा इफ्जा जो भी है, साना मलिक जी, आप सभी का स्वागत है हमारे प्लेटफॉर्म पर। तो सुनना कि जो चीज, जो ब्लड का जो भाग छनकर आया है ना, उसके अंदर दो पार्ट होंगे। एक होगा उपयोगी। उपयोगी के अंदर जल होंगे, मिनरल्स होंगे, भोजन होगा, विटामिन होगा, हार्मोन होगा, प्रोटीन होगी, सब कुछ होगा यहां पर। अब दूसरा आता है अनुपयोगी भाग, यानी जो अपशिष्ट भाग है भाई, जिसके कारण ये सारा लफड़ा हुआ है ना, उसी को तो छानना है अपने को। तो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। अपशिष्ट पदार्थ कौन होता है? तो के यूरिया हो सकता है। यूरिया के अलावा कौन हो सकता है? यूरिक एसिड हो सकता है। यूरिक एसिड के अलावा कौन हो सकता है? क्रिएटिनिन हो सकता है, या फिर कोई अपशिष्ट और होता है। ये सारे के सारे हमारे होते हैं अपशिष्ट पदार्थ। तो देखो, जो उपयोगी है उसको तो भाई साहब बाहर नहीं भेजा जाएगा बॉडी में, और जो अनुपयोगी है उसको रखा नहीं जाएगा। अब निस्यंदन के अंदर तो सारा कुछ छन चुका है, तो फिर हमारे सेकंड स्टेप आती है। हमने कहा मूत्र निर्माण के तीन चरण है। पहला चरण है छानना। छानने के अंदर उपयोगी पदार्थ भी भाई साहब छन कर आ जाते हैं, उनको तो बाहर नहीं फेंक सकते। फिर यहां पर एक और प्रोसेस आता है, सेकंड स्टेप आती है हमारी, और सेकंड स्टेप आती है हमारी चयनात्मक पुनरावशोषण। क्या आता है? चयनात्मक पुनरावशोषण आता है। और इस चयनात्मक पुनरावशोषण को कहते हैं सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन आता है हमारा, यानी जो छन चुका है उसको अवशोषित किया जाएगा। लेकिन इसमें भी एक चीज आएगी, हम यहां पर यूं बोलते हैं कि निस्यंद में उपस्थित निस्यंद में उपस्थित निस्यंद में उपस्थित उपयोगी पदार्थों को, निस्यंद में उपस्थित उपयोगी पदार्थों को पुनः अवशोषित करने की क्रिया, पुनः अवशोषित करने की क्रिया, ये जो प्रोसेस होता है ना, ये हमारा क्या कहलाता है? चयनात्मक। क्योंकि सबका अवशोषण नहीं होगा, केवल चयन किए हुए का अवशोषण होगा। कहने का मतलब है किसका अवशोषण होगा है? जिसको शरीर से बाहर नहीं भेजना है। किसको नहीं भेजना है? तो कि जल की कम मात्रा को भेजना है। जल तो बहुत ज्यादा हो गया,
जल के अलावा खनिज लवणों को तो पूरा का पूरा एब्जॉर्ब किया जाएगा, भोजन है, विटामिन है, हार्मोन है, इन सब का अवशोषण होता है। तो अब बात आती है कि ये जो चयनात्मक पुनरावशोषण है ये होता कहां कहां पर है, यानी नेफ्रॉन के कौन से भाग में होता है। तो मेरी बात सुन लेना, मेलपीगी काय, याद रख लेना इस बात को भाई, मेलपीगी काय और संग्रह नलिका, याद रख लेना, मेलपीगी काय और संग्रह नलिका, इन दोनों को छोड़कर हमारा, इन दोनों में तो नहीं होगा, पीसीटी में होगा। पीसीटी के अलावा कहां होगा, हेनले का लूप होगा, हेनले का लूप के अलावा कौन होगा, डीसीटी। इन सब के अंदर कौन सी क्रिया होती है, चयनात्मक पुनरावशोषण की क्रिया होती है। और एक चीज और याद रख लेना, ये जो पीसीटी वाला भाग होता है, इस पीसीटी वाले भाग में सबसे ज्यादा अवशोषण होता है, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है, यानी चयनात्मक पुनरावशोषण की क्रिया नेफ्रॉन के पीसीटी वाले भाग में, समीपस्थ कुंडलित नलिका वाले भाग में सबसे ज्यादा होती है। अरे जल्दी से थम करके बताओ भाई फटाफट कि यहां तक समझ में आ गया है, क्लियर है यहां तक। फिर अपन आगे की तरफ बढ़ते हैं, आगे क्या होता है क्या नहीं होता है, हम इसी को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं कि चयनात्मक पुनरावशोषण में कौन कहां कैसे अवशोषित होता है। तो सुनो भाई, हम बात कर रहे थे यहां पे, ये वैसे भी बच्चे बोलते हैं सर आपका ये फेवरेट डायग्राम है, ये डायग्राम ही बड़ा अच्छा है भाई साहब, तो बनेगा ही ना फेवरेट ये तो सुनो मेरी बात। तो यहां अगर अपन बात करेंगे ना यहां पे, तो यहां पर हमारा क्या होगा, चलो भाई, ये हमारा एक नेफ्रॉन का डायग्राम अपन बना लेते हैं, क्लियर। अब सुनो मेरी बात कि इस वाले भाग के अंदर तो क्या होगा, केवल और केवल निस्यंदन होता है, फिल्ट्रेशन होता है, क्लियर। अब देखो हमारा ये जो यहां बात करें ना, ये वाला भाग हमारा पीसीटी वाला भाग है। कौन सा वाला भाग है, पीसीटी वाला भाग। इस पीसीटी वाले भाग के अंदर माइक्रोविलाई पाए जाते हैं, सूक्ष्मांकुर पाए जाते हैं, और ये सूक्ष्मांकुर जहां जहां होते हैं ना, उनका काम ही होता है एब्जॉर्प्शन एरिया बढ़ाना, अवशोषण का क्षेत्रफल बढ़ाना। तो इस पीसीटी वाले भाग से कौन कौन निकलता है, इस पीसीटी वाले भाग से H2O निकलता है, पानी का अवशोषण होता है। पानी के अलावा कौन निकलेंगे, तो पानी के अलावा खनिज लवण निकलते हैं। कौन निकलते हैं, खनिज लवण निकलते हैं। खनिज लवण के अलावा कौन निकलेगा, तो कि भोजन का अवशोषण होगा। भोजन के अलावा कौन निकलेंगे, विटामिन निकलेंगे। विटामिन के अलावा किसका अवशोषण होगा, हार्मोन का एब्जॉर्प्शन होगा। कहने का मतलब यह है पीसीटी वाले भाग से हर किसी का अवशोषण होता है, बहुत ज्यादा मात्रा में, अप्रोक्सीमेट जितना यहां पर वाटर छन के आता है उसका, या जो फिल्ट्रेट जो आता है, जो निस्यंदन छन के आता है, उसके 65% भाग का क्या हो जाता है, एब्जॉर्प्शन हो जाता है। क्लियर है, समझ में आ गया, ओके, समझ में आ गई आगे बात। तो पीसीटी वाले भाग की कहानी तो ये हो गई। अब हमारा कौन स्टार्ट होता है, तो कि ये हमारे भाई साहब हेनले के लूप होते हैं। कौन होते हैं, हेनले के लूप होते हैं। हेनले के लूप में दो भुजाएं होती है, ये वाली अवरोही भुजा है। अरे कौन सी भुजा है, तो कि ये हमारी डिसेंडिंग लोब होती है, अवरोही भुजा है। और ये भुजा जो होती है ये असेंडिंग लोब होती है, आरोही भुजा होती है। क्लियर है। अब सुनो, ये जो अवरोही भुजा होती है, इस अवरोही भुजा से ऐसा देखा गया कि इस अवरोही भुजा से पानी तो ज्यादा मात्रा में एब्जॉर्ब होता है,
पानी ज्यादा मात्रा में निकलता है, लेकिन खनिज लवण जो होते हैं वो निकलते जरूर हैं लेकिन कम मात्रा में निकलते हैं। तो हेनले के लूप की जो अवरोही भुजा है वहां से पानी का अवशोषण ज्यादा होगा, खनिज लवण का अवशोषण क्या होगा, कम होगा। अब बात आते हैं आरोही भुजा। ये जो आरोही भुजा होती है ना, ये पानी के लिए अपारगम्य होती है। पानी के लिए क्या होगी, अपारगम्य होगी, यानी ये पानी को आने जाने नहीं देती है। और जब पानी को आने जाने नहीं देती है तो हम यूं कहेंगे कि H2O का अवशोषण कहां से नहीं होगा, आरोही भुजा से नहीं होगा। क्लियर है, समझ में आ गया। तीसरी बात करें ना, यहां से ज्यादा मात्रा में मिनरल्स एब्जॉर्ब होते हैं, खनिज लवण ज्यादा मात्रा में क्या हो जाते हैं, एब्जॉर्ब होते हैं। तो याद रख लेना, पीसीटी वाले भाग से सब कुछ एब्जॉर्ब होगा, अवरोही भुजा से पानी ज्यादा मात्रा में, खनिज लवण कम मात्रा में, आरोही भुजा से पानी नहीं अवशोष होगा और खनिज लवण जो होते हैं वो ज्यादा मात्रा में। बिल्कुल सेकंड ग्रेड वालों के लिए भी क्लास इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हो ये, ठीक है भाई। ओके, वाटर का नहीं होता है, बिल्कुल सही है। फिर हमारा आता है डीसीटी वाला भाग। डीसीटी वाले भाग के अंदर क्या होता है, जो पानी यहां से बच जाता है पीसीटी और अवरोही भुजा से, उस शेष पानी का क्या हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। शेष पानी का क्या होगा, अवशोषण होगा। क्लियर है, बिल्कुल NaN पोटेशियम का होगा। बिल्कुल निशा जी आपकी बात सही है। अब सुनो, ये आती है हमारी संग्रह नलिका। कौन सी आती है, संग्रह नलिका। और इस संग्रह नलिका वाले भाग में हमारे तीसरा चरण आता है। कौन सा चरण आता है, सिक्रेशन का आता है, स्त्रावण का आता है। टोटल देखो 3 होते हैं। कितने होते हैं, 3। पहला आता है निस्यंदन। निस्यंदन के बाद हमने पढ़ा चयनात्मक पुनरावशोषण। चयनात्मक पुनरावशोषण पीसीटी, हेनले के लूप और डीसीटी में होता है। किसका कहां होता है मैंने बता दिया। अब क्या हुआ कि जो यहां से ब्लड छनाना, इस ब्लड के अंदर यहां पर मेडिसिन वाला भाग रह जाता है। मेडिसिन के कुछ कण जो होते हैं, मेडिसिन के जो पार्टिकल होते हैं, वो हमारे क्या होते हैं, तो कि वो एब्जॉर्ब नहीं, वहां से छनते नहीं है। इसके अलावा कुछ पिगमेंट, कुछ कलर, कुछ रंजक जो होते हैं वो भी यहां से क्या होते हैं, नहीं छपते हैं। और नहीं छपते हैं, नहीं छनते हैं, तो इनको डायरेक्ट कहां डाला जाता है, मेडिसिन वाले पार्ट को, रंजक वाले भाग को संग्रह नलिका के अंदर सक्रिय अवशोषण करवाया जाता है। जबरदस्ती खींच लिया जाता है, उसको कहा जाता है स्त्रावण। तो स्त्रावण में याद रख लेना भाई, ये कौन से वाले पार्ट में होती है, संग्रह नलिका वाले भाग में। कौन से वाले भाग में, संग्रह नलिका वाले भाग में। कलेक्टिव ट्यूब्यूल्स, ये क्लास का टाइम, ये क्लास संडे स्पेशल क्लास होती है। हर संडे को क्लास होती है, एक टॉपिक लिया जाता है बायोलॉजी का डायग्राम के माध्यम से। बाकी क्लास एमसीक्यू की क्लास चलती है, वो हमारी चलती है हर रोज 6 बजे चलती है, संडे को छोड़ के। ठीक है भाई, चलो अगले बात करें ना, तो यहां से जब स्त्रावण वाला प्रोसेस पूरा हो जाता है तो यहां पर जो लिक्विड आता है ना, फिर वो हमारा कौन होता है, मूत्र, जिसको डाल दिया जाता है मुख्य संग्रह नलिका में। कहां डाल दिया जाता है, मुख्य संग्रह नलिका में। और ये मुख्य संग्रह नलिका आगे मूत्र वाहिनी में खुल जाती है, यूरेटर के अंदर खुल जाती है। क्लियर है, समझ में आ गया। ओके, आगे अपन बात करेंगे आगे वाले सवाल की। तो देखो हमारा जो मूत्र जो बना है, इस मूत्र के अंदर एक सवाल पूछा जाता है, मूत्र के अंदर रासायनिक संगठन क्या होता है। तो 2-3 चीजें याद रख लेना। मूत्र का एक तो रंग जो होता है वो पेल येलो होता है। कैसा होता है, पेल येलो होता है, हल्का पीला होता है। कैसा होता है, हल्का पीला रंग होता है। किसके कारण होता है, कौन से पिगमेंट के कारण होता है, तो आप जानते हो यूरोक्रोम वर्णक के कारण। किसके कारण आता है, यूरोक्रोम वर्णक के कारण आता है। कौन, तो कि हमारा जो आता है मूत्र का हल्का पीला रंग आता है। क्लियर है, बिल्कुल। ये क्लास 12 बजे होने वाली थी, पर 12 बजे वनपाल वनरक्षक का पेपर सॉल्यूशन था, इसलिए इस क्लास को आगे खिसका दिया गया। रंग के अलावा मूत्र जो होता है इसकी एक विशिष्ट गंध होती है, और ये जो विशिष्ट
विशिष्ट गंध होती है वो किसके कारण होती है? अमोनिया के कारण होती है। किसके कारण होती है? अमोनिया के कारण होती है। क्लियर? तीसरी अगर हम बात करें ना, मूत्र जो होता है इसकी पीएच कितनी होती है? जल्दी बताइए फटाफट। और इसकी पीएच अप्रोक्सीमेट हो जाए, मूत्र जो होता है वो हमारा कैसा होता है? अम्लीय होता है। अप्रोक्सीमेट 5.8 से लेकर लगभग 6 के आसपास रहती है, बिल्कुल रहेगी। क्लियर? तीसरी अगर हम बात करें ना यहाँ पे, फिर हम बात करते हैं मूत्र। इस मूत्र के अंदर जल कितना रहता है? तो जल रहता है 95%। इसके अलावा जिसके लिए ये काम किया गया था वो कितना होता है भाई? यूरिया को बाहर निकालने के लिए ही तो हुआ है ना। तो देखो मेरी बात सुनो, यहां रहता है 6 से लगभग 6.5 के आसपास रहेगा। ठीक है। यूरिया की बात करें ना, यूरिया अप्रोक्सीमेट 2% रहता है। यूरिया के अलावा कौन होता है? यूरिक अम्ल रहेगा। यूरिक अम्ल रहेगा 0.7%। बाकी और पदार्थ रहते हैं, शेष पदार्थ रहते हैं हमारे। क्लियर भाई? चलो अगले सवाल आगे की तरफ अपन बढ़ते हैं। क्लियर? ओके, चलो अगले सवाल की तरफ आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगर किसी कारणवश किडनी काम करना बंद कर दे, वृक्क कार्य करना बंद कर दे, तो वृक्क अगर कार्य करना बंद कर दे तो क्या होगा? तो वृक्क अगर कार्य करना बंद कर दे तो फिर वहां कौन सा प्रक्रम होता है? डायलिसिस का प्रक्रम अपनाया जाता है। डायलिसिस की प्रक्रिया अपनाई जाती है। मूत्र को ब्लड को या ब्लड में से यूरिया को मशीन के द्वारा छाना जाता है। इसको डायलिसिस का प्रक्रम कहा जाता है। क्लियर भाई? समझ में आ गई? तीसरी बात अब सुनो, एक रोग आता है हमारा, कौन सा? यूरेमिया। थोड़े से मैं रोग आपको बता देता हूं। क्लियर? तो सुनो भाई, एक रोग आता है हमारा, यूरेमिया रोग आता है। कौन सा आता है? यूरेमिया रोग आता है। अब ये यूरेमिया क्या होता है देख लीजिए भाई। यूरेमिया की बात करेंगे ना तो नॉर्मली क्या होता है, हमारा जो ब्लड होता है, ब्लड में यूरिया की सामान्य मात्रा, ब्लड में यूरिया की नॉर्मल जो रेंज होती है, सामान्य मात्रा जो होती है वो हमारी रहती है 10 से लेकर 30 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। यानी 100 ml ब्लड के अंदर 10 से लेकर 30 मिलीग्राम हमारा रहता है यूरिया। लेकिन याद रख लेना, अगर यूरिया की मात्रा हमारे ब्लड के अंदर यूरिया की मात्रा 40 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, 40 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज्यादा हो जाए, तब इस अवस्था को क्या कहते हैं? यूरेमिया अवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? यूरेमिया अवस्था कहा जाता है। क्लियर है भाई? यहां तक समझ में आ गया? अब देखो, अगर ये यूरेमिया अवस्था लंबे टाइम तक बनी रही तो ये वृक्क को क्या कर देती है? नष्ट कर देती है। वृक्क यानी किडनी को क्या कर देती है? फेल कर देती है। कौन? यूरेमिया अवस्था, है ना। क्लियर भाई? आगे अपन बात करते हैं अगले वाले। देखो, यूरेमिया के अलावा एक और रोग आता है हमारा, कौन सा? डायबिटीज। कौन सा रोग आता है भाई? डायबिटीज आता है। डायबिटीज की अगर हम बात करें ना तो क्या हुआ, अगर हम बात करेंगे डायबिटीज में क्या होता है तो कि मूत्र में ग्लूकोज की उपस्थिति, किसकी उपस्थिति? ग्लूकोज की उपस्थिति। आप जानते हो ऐसा क्यों होता है कि जब इंसुलिन की मात्रा कम हो जाती है तो ब्लड के अंदर ग्लूकोज की मात्रा क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। और ब्लड के अंदर ग्लूकोज की मात्रा का बढ़ना हाइपरग्लाइसीमिया कहलाता है। हाइपर, यूरेनियम क्या होता है भाई? हाइपरग्लाइसीमिया होता है। और हाइपरग्लाइसीमिया में क्या होता है? मूत्र में ग्लूकोज की उपस्थिति, और मूत्र के अंदर ग्लूकोज की उपस्थिति ग्लाइकोशूरिया कहलाती है। क्या कहलाती है? ग्लाइकोशूरिया कहलाती है। याद रहेगा, ग्लाइकोशूरिया का मतलब है मूत्र के अंदर ग्लूकोज की उपस्थिति। क्लियर? इसके अलावा आता है हमारा पॉलीयूरिया। क्या आता है? पॉलीयूरिया। पॉलीयूरिया का मतलब होता है मूत्र की ज्यादा मात्रा, मूत्र की ज्यादा मात्रा आना, पॉलीयूरिया आएगा। पॉलीयूरिया के अलावा आता है हीमेचूरिया। कौन आता है? हीमे। हीमे मतलब हिम। हिम का मतलब यूं कहेंगे कि ब्लड, यूरिन के अंदर मूत्र में आरबीसी की उपस्थिति, मूत्र में आरबीसी या इसको आप कह सकते हो ब्लड की उपस्थिति जो होती है वो हमारा हीमेचूरिया होगा। क्लियर? इसके अलावा क्या आएगा? प्रोटीनूरिया। क्या आता है भाई?
प्रोटीन्यूरिया आता है। प्रोटीन्यूरिया क्या होगा? तो कि मूत्र में प्रोटीन की उपस्थिति, मूत्र के अंदर अगर प्रोटीन आ रही है तो प्रोटीन की उपस्थिति हमारा क्या रहता है? प्रोटीन्यूरिया की बात करेंगे। क्लियर? अब इसके अलावा 2-3 और रोग बता देता हूं आपको। एक रोग आता है हमारा कौन सा? एक रोग आता है हमारा नेफ्राइटिस। कौन सा रोग आता है? नेफ्राइटिस। इस नेफ्राइटिस को कहा जाता है ब्राइट्स डिजीज। ब्राइट का रोग कहा जाता है। किसको कहा जाता है? नेफ्राइटिस को ब्राइट का रोग कहा जाता है। ये आता है हमारे बैक्टीरिया इन्फेक्शन से। जब ग्लोमेरुलस कला के अंदर, जब ग्लोमेरुलस मेम्ब्रेन के अंदर जीवाणु का संक्रमण हो जाता है तो ग्लोमेरुलस कला में सूजन आ जाती है हमारी। क्लियर है? समझ में आया? तो हमारा होता है नेफ्राइटिस। एक रोग आता है हमारा एलकेप्टोनूरिया। कौन सा आता है? एलकेप्टोनूरिया आता है। एलकेप्टोनूरिया। इस एलकेप्टोनूरिया को कहा जाता है ब्लैक यूरिन डिजीज। क्या कहा जाता है? ब्लैक यूरिन डिजीज। इसको कहते हैं कृष्ण मूत्र रोग। क्या कहा जाता है? कृष्ण मूत्र रोग होता है। जब एल्केप्टिन की मात्रा जो होती है अधिक हो जाती है तो जो ही यूरिन हवा के कांटेक्ट में आता है ना तो वो क्या हो जाता है? ब्लैक रंग का हो जाता है। इसको एल्केप्टोनूरिया कहा जाता है। क्लियर? समझ में आ गई कहानी? तो देखो ये कहानी हमारी थी मोटे मोटे तौर पर। कहानी हमारी थी किसकी? एक्सक्रेटरी सिस्टम की कहानी थी। ये टॉपिक कैसा लगा? आई थिंक ये टॉपिक, ये प्रयास जो है आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले संडे एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे, डायग्राम वाले टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। और बिल्कुल आप सभी के कमेंट का स्वागत हमेशा रहता है, तो आज भी रहेगा। और आप सभी बहुत पढ़ते रहिए। मैं मेरी तरफ से, लक्ष्य क्लासेज अपनी तरफ से कोशिश करता रहेगा आपके लिए हमेशा अच्छे से अच्छे की। और जाते जाते 2 लाइनें सुनते भी जाइएगा। लाइनें क्या है? कुछ इस तरह से है। बहुत बार बोलते हैं बच्चे, सर आप कुछ बोलते नहीं हो, तो चलो आज बोल ही देते हैं कि ख्वाहिशों से नहीं गिरते हैं फूल झोली में, कि ख्वाहिशों से नहीं गिरते हैं फूल झोली में, करम की साख को हिलाना होगा। किसकी? करम की साख को हिलाना होगा। कुछ नहीं होगा कोसने से किस्मत को। बहुत बार हम किस्मत को कोस देते हैं। क्लियर? कुछ नहीं होगा कोसने से किस्मत को, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा तुम्हें। यानी मेहनत तुम्हें खुद ही करनी पड़ेगी भाई। बिल्कुल मैं इसी शब्दों के साथ अपनी क्लास को यहीं विराम देता हूं। क्लास के बाद कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसी लगी क्लास। जय हिंद।